नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। चुनावी रणनीति, उम्मीदवार के चयन को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत तमाम दिग्गज बैठे हुए हैं और ये बैठक दिल्ली में चल रही है। चुनाव की रणनीति को लेकर के कांग्रेस की अहम बैठक है ये। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। तो इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 कितने दिलचस्प होने वाले हैं, उसके लिए आपको कुछ आंकड़ा, कुछ समीकरण समझने बेहद ज्यादा जरूरी हैं। कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 90 सीटें हैं, जिनमें से 46 सीटें बहुमत के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि देखिए 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है, और 45 से एक ज्यादा 46 सीटें जरूरी हैं विनिंग पोजीशन के लिए, विनिंग पार्टी के लिए। इसके अलावा कुल सीटें 90, बहुमत 46। पहला फेज अधिसूचना जो है वो 5 सितंबर को सामने आएगी। नॉमिनेशन के लिए 12 सितंबर तक की जो तारीख है वो सुनिश्चित की गई है। नॉमिनेशन किया जा सकता है। नामांकन की जांच 13 सितंबर तक होगी और अगर कोई कैंडिडेट नाम वापस लेना चाहता है, नाम वापसी चाहता है, तो 17 सितंबर तक का समय सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा ये समझ लीजिए, देखिए लास्ट में जो आप ये वोटिंग का टैग पढ़ पा रहे हैं, वोटिंग 1 अक्टूबर को होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वोटिंग एक ही फेज में होगी हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में, यानी कि 90 के 90 सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे और नतीजे वोटिंग के जस्ट 2 दिनों के बाद, यानी कि 4 तारीख को सामने आ जाएंगे। 2-3 तारीख का लोगों को इंतजार करना होगा और इसके बाद नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। अब भाग्य विधाता कौन है, यानी कि वोटर्स कितने हैं, उनकी तादाद क्या है, उनका समीकरण क्या है, वो समझ लीजिए। हरियाणा के भाग्य विधाता पुरुष वोटर्स की अगर बात की जाए तो पुरुष वोटर्स इसमें 1.6 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 6 लाख के करीब हैं। इसके अलावा अगर आप महिला वोटर्स की बात करें, यानी कि आधी आबादी, तो इनकी तादाद 95 लाख है। फर्स्ट टाइम जो लोग वोट कर रहे हैं वो 4,52,000 लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कुल पोलिंग बूथ समझ लीजिए कितने हैं, 20,629 कुल पोलिंग बूथ हैं जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। सबसे खास बात क्या है, कुल वोटर्स 2 करोड़ 1 लाख पूरे टोटल हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और हरियाणा में सरकार का चयन करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी की मुहिम शुरू हो गई है। बीजेपी संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है और पंचकुला से बीजेपी की संकल्प रथ यात्रा रवाना होगी। संकल्प रथ यात्रा को सीएम ने हरी झंडी दिखाई है। यात्रा के जरिए लिए जाएंगे जनता से सुझाव मांगा जाएगा और इस सुझाव का इस्तेमाल सरकार घोषणा पत्र बनाने के लिए करेगी। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं का कहना है राज्य में बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला के दौरे पर रहेंगे, पहुंचे हुए हैं। यहां पर सीएम सैनी संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते नजर आएंगे। आपको बता दें, संकल्प यात्रा रथ के दौरान संकल्प पत्र हरियाणा 2024 के लिए राज्य भर से सुझाव इकट्ठा किए जाएंगे, जिस पर
हरियाणा सरकार गहनता से मंथन के बाद उस सुझाव पर काम करेगी और 2024 के चुनाव में जनता को साधने की कोशिश भी करेगी। तो अब तो ये चेहरा तो 90 सीटों पर होने विधानसभा चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस बीच पंचकुला पहुंचे हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। बीजेपी संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है। जनता को लुभाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। तो इस बीच आपको बता दें 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी प्री प्लानिंग शुरू कर दी है, यानी कि रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा को रवाना किया पंचकुला पहुंच करके सीएम नायब सिंह सैनी ने, और इस बीच जनता को लुभाने की, उन्हें समझने की और उन्हें समझाने की भी पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना अरोड़ा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। वीना, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, इसके अलावा जेजेपी, आम आदमी पार्टी, पंचमुखी मुकाबला है इस बार, और ये मुकाबला बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। बिल्कुल कुछ ही समय शेष रह गया है। जैसे जैसे चुनाव लड़की काफी बढ़ रही है, इधर उधर भाग रही है। अगर बात करें तो कांग्रेस की भी बिल्कुल है, राजनीतिक हरियाणा खबर में जिसके चलते, और आज भाजपा के जो नायब पंचकुला पहुंचे थे, तो इस तरफ मीटिंग भाजपा की चल रही है, चलते भाजपा भी लगातार कोई ना कोई तैयार कर रही है। और आज पंचकुला में पहुंचे थे, वहां उन्होंने रथ संकल्प यात्रा को हरियाणा रथ संकल्प यात्रा 2024 के जरिए वो हरियाणा के हर जगह जाकर बातचीत करेंगे और 2024 सरकार है कि काम किया जाएगा। तो उसके बाद एक और है, ये बात तो सामने आ रही है क्या कि RSS से बीजेपी है कहीं ना कहीं दो बात हो चुकी है, क्योंकि नाराजगी जैसी की लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो RSS के जो लोकसभा चुनाव खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा था। और अगर हम बात करें लगभग 45 विधायक है और अन्य दलों की है, तो जेजेपी भाजपा और अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस है। और जेजेपी के वीना, अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों के दौरान बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं थी, और यही वजह है कि जिस तरीके से मैंडेट डाउन हुआ बीजेपी के लिए, उसके बाद बीजेपी को अलायंस गवर्नमेंट का रुख करना पड़ा, और देर सबेर जेजेपी ने भी अपना हाथ खींच लिया, और अब जेजेपी एक ओपोनेंट के तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रबलता से खड़ी हुई है। क्या लगता है कितना ज्यादा आसान या कितना मुश्किल होने वाला है इस बार का मुकाबला? ये तो मुकाबला है इस बार बहुत कांटे टक्कर का मुकाबला है। तो नामांकन भरा है उसकी राज्यसभा नहीं है, उपचुनावों से अगर भाजपा करे तो वो अपनी रणनीति बनाने में अपनी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं ये पांचों पार्टियां धरातल पर उतर कर दम हम दिखाने में लगी है। सभी जगह उनकी रैलियां चल रही है, रैलियां कर रहे हैं, कुछ जाएगा कहीं पर भाजपा रथ यात्रा निकाल रही है। नायब सैनी तो यमुनानगर में जन आशीर्वाद रैली में पहुंच रही है। कहीं आने वाला जो मुकाबला है जो 1 अक्टूबर को मतदान होगा, क्योंकि मतदान जो होगा वही इनके भाग्य विधाता होगा, जिसका चुनाव 4 अक्टूबर होगा कि कौन सी पार्टी जीत का चेहरा भांटे। अगर हम टक्कर की बात करें धरातल पर, सभी पार्टियां अपना दम हम दिखाने में लगी, एलो है, बसपा है, जेजेपी है, भाजपा है या कांग्रेस है, सभी अपनी अपनी जगह पे अपनी पूरी दम हम दिखाने में लगे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस वक्त जो है हावी दिखाई दे रही है, उनके पास जो है बहुत ज्यादा आवेदन पहुंच रही है। कांग्रेस की बात करें तो अन्य दलों से पंचायत विधायक में शामिल हो चुकी है।
और भाजपा खामियाजा लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फरीदाबाद से बड़ी अपडेट आपको बता दें, जेसी बोस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राष्ट्रपति। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का स्वागत किया। विद्यार्थियों को महामहिम ने डिग्री दी है। देश में बेटियां हर क्षेत्र में आगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने में हरियाणा का योगदान है। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुई हैं। यहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का स्वागत करते नजर आए। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब भारत के राष्ट्रपति संस्थान का दौरा किया। इससे पहले भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 20 नवंबर 1968 को YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद की आधारशिला रखी थी। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी हैं। तो महामहिम का हरियाणा दौरा है। हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि फरीदाबाद में राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत हुआ, उनका अभिनंदन हुआ है। राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। 1500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी मौके पर लगाई गई थी। जेसी बोस विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिरकत की। विद्यार्थियों को महामहिम ने डिग्रियां भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। फरीदाबाद की सीमाओं में बाहरी वाहन प्रवेश पर रोक इस दौरान देखने को मिली। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सख्ती से उनसे निपटा गया और सख्ती से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं और इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पोलैंड के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और सैन्य अधिकारी, साथ में कुछ पॉलिटिशियंस भी। इसके अलावा पोलैंड में भारतीय राजदूत भी एयरपोर्ट पहुंची हुई हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया है। पैंतालीस सालों में भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। इसके बाद प्रधानमंत्री वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात करने के लिए यूक्रेन पहुंचेंगे। 23 तारीख को ये मुलाकात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा बेहद खास।
प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। ये भी देखिए कि ये पीएम की पहली विजिट होगी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इस पूरे इलाके में होगी। तो जाहिर सी बात है कि पोलिश गवर्नमेंट और लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज न्यूज है कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि पीएम आ रहे हैं, पीएम मोदी इज कमिंग टू पोलैंड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, इनमें मजबूती आएगी, एक डेप्थ आएगा। हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। हरियाणा की 90 सीटों को साधने में जुटी आम आदमी पार्टी इसी कड़ी में सांसद संदीप पाठक हरियाणा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन और सांसद संदीप पाठक का कहना है कि हरियाणा की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस बार प्रदेश में बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी के किए गए कामों से पूरा हरियाणा प्रभावित है और इस बार यहाँ के लोग बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे हैं। सीएम मान ने मुंबई में कारोबारियों के साथ मारपीट की है। आपको बता दें तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बीच पंजाब में कारोबार को लेकर के चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, माफ कीजिएगा। सीएम मान ने मुंबई में कारोबारियों के साथ में मीटिंग की है। सीएम मान ने मुंबई में कारोबारियों के साथ मीटिंग की है। सीएम मान ने मुंबई में कारोबार को लेकर विस्तार से चर्चा करी है। सन फार्मा के सीईओ के साथ ये मीटिंग हुई है। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? भगवंत मान लगातार युवाओं के भविष्य का जिक्र करते रहते हैं और उस दिशा में काम भी करते हैं। इस बीच मुंबई पहुंचे हुए थे, कारोबारियों से मुलाकात हुई है और नए रोजगार सृजन का दावा भी उन्होंने किया है। राकेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि राकेश से कनेक्ट किया जा सके। सन फार्मा के सीईओ से मीटिंग हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने उन्हें पंजाब में अपना कारोबार बढ़ाने का बुलावा दिया है। कंपनी ने पंजाब के पर्यावरण की सराहना करी। आपको बता दें कि इस मीटिंग की जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। राज्यसभा के लिए किरण चौधरी का नामांकन हुआ है। बीजेपी ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। नामांकन के समय मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग में टिकट पर लगी थी मुहर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी किरण चौधरी। 3 सितंबर को राज्यसभा चुनाव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और पूर्व विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा सीट उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहे। आपको बता दें कि किरण चौधरी को 20 साल बाद राज्यसभा जाने का मौका मिला है। वो बीजेपी के विधायकों के अलावा जेजेपी के 4 विधायक अनूप धानक, राम कुमार गौता, राम निवास, सुरजा खेड़ा और जोगी राम सिहाग ने किरण चौधरी को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि एचएलपी विधायक गोपाल कांडा और
निर्दलीय विधायक नयल पाल रावत ने भी किरण चौधरी को समर्थन दिया है। तो किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने किरण को एक दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित किया था। रोहतक राज्यसभा सीट से किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। किरण ने भिवानी के तोशाम से कांग्रेस विधायक के पद से इस्तीफा दिया था। किरण के इस्तीफे को विधानसभा के स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया था। किरण ने बेटी का भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। आज ही किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। शामिल सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। किरण चौधरी की राज्यसभा सीट पर एक तरफा जीत पक्की मानी जा रही है। 12 खाली राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होंगे। सीट के लिए 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। राज्यसभा के लिए नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान होगा। किरण चौधरी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के 41 सदस्य हैं, कांग्रेस के 28 और जेजेपी के 10 सदस्य हैं। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि मैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।